Yes. So today we are going to start a very important topic जिसका नाम है एरर्स इन मेजरमेंट। तो अगर मान लो हम कभी भी लेबोरेटरी में जाते हैं या कभी भी हम मान लो कोई भी किसी टाइप की मेजरमेंट ले रहे हैं, कोई भी डाटा हमें लेना है, तो उस डाटा को लेने में या उस मेजरमेंट को लेने में हमारे पास कोई भी किसी भी टाइप की एरर बिल्कुल आ सकती है। ठीक है। अब ये एरर निकालते कैसे हैं? देखो बहुत सिंपल है। देखो जैसे कि अभी मैंने टॉपिक क्या लिखा है, एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है। अब मान लो अगर मान लो मुझे टेम्परेचर टेम्परेचर मेजर करना हो थर्मोमीटर से। ठीक है। एक्चुअल में जो टेम्परेचर है वो मान लो कितना है, 25। लेकिन मैंने जो मेजर किया है अपने थर्मोमीटर से, किसी भी तरीके से मान लो मेरे से गड़बड़ हुई हो या कुछ भी हुआ हो, मैंने जो मेजर किया है वो सिर्फ हुआ है 24। तो एक्चुअली में 25 था, और लेकिन मैंने मेजर कितना किया, 24। तो मेरा एरर कितने का आ गया, क्या नहीं से मेरा जो एरर आ गया, क्योंकि मैंने तो 24 किया है, तो ये -1 का एरर है। मतलब वन वन वैल्यू का एरर आ गया मेरे पास। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास तो जितने भी टाइप की मेजरमेंट होती हैं, जब जब भी हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं, तो हम इंस्ट्रूमेंट से लेते टाइम कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ कर देते हैं, वो एरर हमारी साइड से हुई हो या किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हुई हो। तो इसका मतलब अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि 25 ट्रू वैल्यू थी, लेकिन मैंने मेजर कितनी करी, 24, तो एरर कितने का आया, तो मैंने दोनों को माइनस करा तभी तो एरर आया। राइट। तो इसका मतलब जो मेरे पास एरर होती है, जब हम एरर निकालते हैं, तो ये एरर क्या होता है, मेरे पास ट्रू वैल्यू जो उसकी रियल वैल्यू है, माइनस जो हमने मेजर करी है। ठीक है। मान लो एक किसी की लेंथ थी 70 सेंटीमीटर, हमने मेजर कर ली 68 सेंटीमीटर, तो फिर कितने का डिफरेंस आया, 2 का। इसका मतलब मेरा एरर कितने का हुआ, -2 भी बोल सकते हो। और मान लो अगर मेरा 72 मैंने मेजर कर लिया होता, तो होता मेरा +2 का। इसका मतलब कितना एरर आया मेरे पास, तब भी 2 का आया, लेकिन वो +2 है, ये वाला -2 था, 68। तो कैन वी से दैट द एरर इन अ मेजरमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू? तो जो एरर होता है, एरर इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। गॉट इट? नाउ अब मेरे पास यहाँ पे आता है कि कितने टाइप के एरर हम ला सकते हैं, मतलब कितने टाइप के एरर हमारे पास यूजुअली ऐसे हो जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर वी है। तो देखो सबसे पहले मेरे पास जो आ रहा है ना, उस एरर को हम बोलते हैं कांस्टेंट एरर। अब ये कांस्टेंट एरर क्या होता होगा? देखो कांस्टेंट एरर ना मेरे हमेशा क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं कि इन एरर्स को होना ही होना है। तो ये ऐसे एरर हैं जो कि हमारी ऑब्जर्वेशन को हमेशा इक्वल अमाउंट में ही हमेशा अफेक्ट करते हैं। जैसे मान लो तुम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में गए और वो इंस्ट्रूमेंट 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो हो रहा है 0.5 से। तो अगर वो 0.5 से स्टार्ट हो रहा है, तो बताओ वो हर रीडिंग को 0.5 का एरर देगा नहीं देगा? वो फिक्स्ड है, वो जीरो पे जा ही नहीं रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब वो मेरे पास क्या हो गया, कांस्टेंट एरर हो गया उसके अंदर। तो ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एक कैलिब्रेशन भी होता है। तो मान लो कैलिब्रेशन एकदम फॉल्टी करी हुई है हमने, ठीक है, कैलिब्रेशन एकदम एक्यूरेट होती है, तो आगे जाके पढ़ोगे ये सब। तो इंस्ट्रूमेंट्स में कैलिब्रेशन किया जाता है कि ताकि वो एकदम जीरो से स्टार्ट हो और एकदम हर चीज एक्यूरेटली दे। लेकिन जब उसका कैलिब्रेशन ही ठीक नहीं हो रखा है, उसका अंदर से जहां से इनिशियल उसे जीरो से स्टार्ट होना है वो ही नहीं हो रखा है, तो फिर तो हमारे पास एरर आएगा ही आएगा। ठीक है। तो वीकेंड से, तो ऐसे एरर जो कि क्या करें, एरर विच अफेक्ट ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्वेशंस बाय द सेम अमाउंट। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन जो सेम अमाउंट में अफेक्ट करे, जैसे मान लो तराजू है, तराजू में एक साइड वाला तराजू थोड़ा सा हैवी ऑलरेडी है, फिक्स बनकर आ गया है, तो इसका मतलब उसका कैलिब्रेशन ठीक ही नहीं था, फॉल्टी कैलिब्रेशन है। इसी तरीके से केमिस्ट्री लैब्स में भी ऐसे ही होता है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ढंग से काम नहीं कर रहा, तो उसका कैलिब्रेशन, उसको कैलिब्रेट किया जाता है, प्रॉपर किया जाता है। ठीक है। तो इस टाइप के एरर को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एरर बोलते हैं, जो फिक्स्ड अमाउंट में या सेम अमाउंट में अफेक्ट डालते हैं। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो चीजें आती हैं वो हम बोलते हैं फॉल्टी कैलिब्रेशन। फॉल्टी कैलिब्रेशन, जैसे मान लो आपके स्केल का जीरो से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो अगर मान लो 0.2 टूट के गिर गया, तो अब वो 0.3 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम सही मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे उससे।
तो ये मेरे पास फिक्स्ड हो गया, इसे हम बोलते हैं फॉल्टी कैलिब्रेशन। तो कांस्टेंट एरर हमेशा ऐसे लग सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास आता है सिस्टमेटिक एरर। तो ये कांस्टेंट एरर तो बहुत सिंपल था, ठीक है। अब मेरे पास जो आ रहा है वो है मेरे पास सिस्टमेटिक एरर। अब ये सिस्टमेटिक एरर्स का नाम क्या है? देखो, ये बेसिकली किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकते हैं सिस्टमेटिक एरर। या तुम्हारा कोई भी एरर है जो कि एक पर्टिकुलर पॉजिटिव में जा रहा है, या वो क्या वी कैन से कि वो नेगेटिव में जा रहा है एरर। तो इसके बहुत सारे टाइप है, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास है सिस्टमेटिक एरर। किसी भी मेजरमेंट को लेने के लिए मेरे पास ये सिस्टमेटिक एरर है, और उसके अंदर ये या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो एरर होते हैं, तो ये एरर हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगते हैं। एरर टेंड टू अकर इन टेंड टू अकर इन पर्टिकुलर वन डायरेक्शन। तो या तो ये पॉजिटिव में लगेंगे या फिर ये नेगेटिव में लगेंगे। अब इसका क्या मीनिंग है? देखो, पहला मेरे पास है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो अगर मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात करूंगा, तो देखो, इंस्ट्रूमेंटल एरर के नाम से पता लग रहा है कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएगा, राइट। मान लो आपका इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, इनबिल्ट अफेक्ट हो रखा है उसके अंदर, उसमें कुछ ऐसी चीजें लगाई गई हैं जो कि प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं। तो अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि आपका इंस्ट्रूमेंट अंदर से ही क्या है, कुछ ना कुछ ऐसी रीडिंग है जो, मतलब कुछ ना कुछ अंदर से ऐसा है कि वो प्रॉपर रीडिंग आपको नहीं दे पा रहा है, ठीक है। एक्चुअली में मान लो आपका वेट कितना है, मान लो आप कुछ सामान खरीद के लेकर आए, वेट था 30 kg, लेकिन वो आपको कितना बता रहा है? हमेशा एक कम ही बताता है। अंदर से कुछ ऐसा सेटअप हो रखा है कि हमेशा क्या बता रहा है वो, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डिफेक्ट हो रखा है। तो इसका मतलब जो एरर आ जाए, इनबिल्ट डिफेक्ट की वजह से आ जाए इंस्ट्रूमेंट के अंदर, कि उसको अंदर से ठीक नहीं किया गया, तो वो मेरे पास क्या है? इनबिल्ट डिफेक्ट। तो इनबिल्ट डिफेक्ट मतलब जब उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया था, तब उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज रह गई जिससे वो हमेशा क्या करता है, जैसे मान लो थर्मोमीटर है, हमेशा सही बताता है थर्मोमीटर, लेकिन थर्मोमीटर में कुछ ऐसा सेटअप हो रखा है अंदर ही अंदर, मान लो कि वो हमेशा 0.5 डिग्री सेल्सियस कम बताता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो भी क्या है? मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। अब इसी सिस्टमेटिक एरर के बाद मेरे पास आता है, मतलब एक तो हमने इंस्ट्रूमेंटल एरर पढ़ा सिस्टमेटिक के अंदर, इसी तरीके से मेरे पास आता है इम्परफेक्शन। मान लो जैसे हम कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं बुक से, राइट, हम जो वैसे भी साइंस टीम में हमें ज्यादातर एक्सपेरिमेंट खुद ही करने होते हैं, ठीक है, पढ़ के। तो चाहे हम कॉलेज में चले जाएं या स्कूल में फिर भी हेल्प हो जाती है, तो कॉलेज में तो स्टिल टीचर्स यही बोलते हैं कि पढ़ो और खुद अपने आप एक्सपेरिमेंट करो। तो वहाँ पे कोई सपोर्ट मिलेगा ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। तो चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे आईआईटी में हो, चाहे कहीं पे भी हो। यस, तो मेरे पास अब क्या है, देखो, ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का मतलब जैसे मान लो तुमने कोई एक्सपेरिमेंट पढ़ा, ठीक है, और तुमने कोई भी एक्सपेरिमेंट करते करते तुमने ये देखा कि कहीं ना कहीं पे कमी रह गई। मतलब तुमने उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ा, लेकिन जब परफॉर्म करने की बात आई तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन आ गई, कि कुछ जैसे मान लो आप लेंस का कर रहे हो, लेंस को आप एकदम मीन पोजीशन पे नहीं रख पाए, या लेंस का एंगल थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है, आपको रखना था बिल्कुल हॉरिजॉन, बिल्कुल सीधा, लेकिन आप सीधा करने की बजाय वो पर्टिकुलर 20 डिग्री सेल्सियस पे शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब जो पर्टिकुलर एंगल पे शिफ्ट हो जाए, तो इसका मतलब ये तो इम्परफेक्शन हो गया ना हमारे अंदर ही, इम्परफेक्शन कर दिया हमने, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के अरेंजमेंट में ही अगर मान लो कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आ गई है, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या हो सकता है? ये इम्परफेक्शन का हम नाम दे देंगे, ठीक है भाई। तो जैसे मान लो कभी भी कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारे अलग अलग फिनोमिनाज भी होते हैं। मान लो हमने वो नेग्लेक्ट कर दिए, जैसे मान लो हम एक बॉल पानी में डाल रहे हैं, लेकिन बॉल पानी में डाल रहे हैं, लेकिन जो वो वाटर है, वो वाटर एक्चुअली में प्योर वाटर नहीं है, वो किसी और टाइप मान लो थोड़ा सा वो हैवी वाटर है, या उस वाटर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिली हुई है कि वो प्योर वाटर वाला आपको अफेक्ट नहीं दे पा रहा है। तो उसकी बायोवेंसी चेंज नहीं हो जाएगी, जो अपवर्ड फोर्स लगता है। तो जब अपवर्ड फोर्स लगेगा तो उसकी बायोवेंसी चेंज हो जाएगी, और बायोवेंसी चेंज हो जाएगी तो फिर हमारा वैल्यू भी गलत आएगी, जो रीडिंग आनी चाहिए वो नहीं आ पाएंगी, इजंट इट। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में भी कुछ ना कुछ वो हो सकता है। तो ये मेरे पास क्या है? लिमिटेशन इन। तो जरूर हमारे इसमें कोई ना कोई दिक्कत आ गई है। लिमिटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट।
तो कुछ ना कुछ ऐसा फॉल्टी एक्सपेरिमेंट सेटअप हमें मिला है, ठीक है, या तो वो हमारी गलती की वजह से या वो अपने आप ही हमने इस तरीके से सेटअप ले लिया है कि जो उसके लिए परफेक्ट नहीं है। ठीक है, लेंस भी अलग अलग टाइप के आते हैं। तो आपने एक कोई भी मान लो अब कन्वेक्स भी अलग अलग टाइप का होता है। मान लो एक मेरे पास कन्वेक्स जो लेंस है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस वो इस तरीके से था, लेकिन आपने कुछ अलग ही टाइप का ले लिया। मान लो एक लेंस ऐसा है, ठीक है, तो ये भी कन्वेक्स है, ये भी कन्वेक्स है, लेकिन आपको रिक्वायर्ड थी इसकी, लेकिन आपने ले ये वाला लिया। तो बताओ, थोड़ा सा इम्परफेक्शन हो गया ना आपकी साइड से। प्रेफरेबल ये था, लेकिन आपके लैब में ये है ही नहीं, तो आपने ये वाला यूज कर लिया। तो ऑफ कोर्स उससे दिक्कतें आनी ही वाली हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के टाइम पे, अगर आपने ऐसा कर लिया, मतलब ये डिवाइस भी ठीक है, ये वाला भी डिवाइस ठीक है, लेकिन बस आपने चूज ये वाला कर लिया जो कि एक्सपेरिमेंट के लिए था ही नहीं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में दिक्कतें आ सकती हैं। अब आता है मेरे पास पर्सनल एरर। तो अब अगर मैं पर्सनल एरर की बात करूंगा, तो पर्सनल के तो नाम से ही पता लग रहा है ना कि ये हमारी वजह से होता होगा। मान लो हम थोड़े से, जब हम सारे के सारे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, और जब हम सारे फ्रेंड्स होते हैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान बातों में भी होता है, ठीक है, उल्टी सीधी बातों में भी होता है कि देखो देखो बाहर देखो, या अरे मन नहीं कर रहा एक्सपेरिमेंट करने का, या फिर देखो कितना कैसे पढ़ा रहे हैं सर, अच्छा नहीं पढ़ा रहे, मजा नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हम ये बच्चे आपस में बातें करते हैं, और भी बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बातें करते रहते हैं, तो बातें करते टाइम क्या ऑफ कोर्स सी बात है, क्या कि हम एक्सपेरिमेंट कोई ढंग से परफॉर्म कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो जब मेरे पास लैक ऑफ प्रॉपर अटेंशन हो जाएगा, या मैं केयरलेस बिहेवियर दिखाऊंगा, बातों में ध्यान है और साइंस के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या हम हाथ पे, मतलब अपना हाथ डेस्क पे रखा हुआ है, उससे कुछ भी मान लो इंस्ट्रूमेंट पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है, तो इन सब चीजों से हमारे पास क्या हो सकता है, पर्सनल एरर बिल्कुल अफेक्ट कर सकता है हमारे रीडिंग लेने को, ठीक है। तो इसीलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं केमिस्ट्री लैब में। जैसे मान लो हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, ड्रॉप डालते जा रहे हैं, लेकिन हमने क्या करा, हमें पता है कि 9 रीडिंग तो आनी है, फिर वो टाइट्रेशन करते करते रंग एकदम इतना ज्यादा डार्क हो गया, बल्कि हमें हल्का कलर चाहिए होता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है एक एक ड्रॉप का, लेकिन मान लो आपसे 3-4 ड्रॉप एक्स्ट्रा लग गई टाइट्रेशन में, लेग करोगे केमिस्ट्री में, तो इसका मतलब वो पर्सनल एरर था, क्योंकि हम बातों में बिजी थे, या हम इम्पेशियंट थे, हम पेशेंस, हम मतलब पेशेंस नहीं है हम। तो अगर हम पेशेंट नहीं है, तो ऑफ कोर्स सी बात है ये एरर हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइम में एक एक ड्रॉप वाइज डाल के देखना पड़ता है, लेकिन आपने सारा एक साथ डाल दिया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पर्सनल एरर है। तो कैन आई से इट इज बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल फॉल्ट, इंडिविजुअल्स केयरलेसनेस भी बोल सकते हैं। तो अगर हम केयरलेस हो गए, ठीक है, या हमने मान लो कुछ भी प्रॉपर सेटिंग नहीं करी, या लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग, आपने पूरे, बस आपने ऊपर ऊपर से कर लिया कि हाँ हाँ, बस टीचर को दिखाने के लिए कि चलो चलो हम भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बस आप शो ऑफ कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में आपने कुछ किया ही नहीं। तो अगर आप सिर्फ शो ऑफ करोगे, तो ऑफ कोर्स नहीं देखने वाला कोई, मतलब आपने वैसे तो टीचर को दिखा दी कि चलो ये भी कुछ कर रहा है, लेकिन टीचर को भी पता लग जाता है कि बस खाना पूर्ति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, रियल में कोई वर्क नहीं किया जा रहा, ठीक है। और रीडिंग वैसे भी हम टॉपर से टेप लेते हैं। तो ऐसी चीजें अगर करता है कोई, तो वो पर्सनल एरर के अंदर काउंट होता है, वो आपका पर्सनल लॉस है। अब इसी तरीके से मेरे पास कुछ एरर होते हैं जिसको हम किसमें काउंट करते हैं, एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से। जैसे मान लो आप कश्मीर में हो, एक बच्चा साउथ में है, एक बच्चा मान लो कहीं और है, एक बच्चा किसी और कंट्री में है। तो क्लाइमेट की वजह से, ठीक है, या वहां पे टेम्परेचर कुछ हाई है, कहीं पे टेम्परेचर लो है, ठीक है, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग रीडिंग आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें जैसे अब आप थर्मल फिजिक्स पढ़ रहे हो, वहां पे टेम्परेचर का रोल होता है, प्रेशर की, मान लो कोई पहाड़ पे है कोई नीचे है, तो पहाड़ पे रीडिंग कुछ और आ सकती है, टेम्परेचर की यहाँ पे कुछ और आ सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसे ठीक नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल आपने इक्वल अमाउंट में हर चीज ली, लेकिन आप एक एक जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर 5 है, और आप एक जगह पे वहाँ पे टेम्परेचर 45 है, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ फर्क आ ही जाएगा। तो एरर आ जाता है हमारे पास कुछ ना कुछ एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से। तो जो आपके हाथ में नहीं है, जो इन्वायरमेंट ने कर रखा है, मतलब पर्टिकुलर एरिया ने कर रखा है। तो अगर कुछ भी ये सब चीजें चेंज होंगी, एक्सटर्नल कंडीशंस, तो एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से अगर मेरे पास कुछ भी चेंज आ जाए, जैसे प्रेशर, जैसे टेम्परेचर, जैसे मान लो कहीं पे हवा चल गई, कहीं पे बिल्कुल भी हवा नहीं है, कहीं पे बहुत हवा है, तो
ये सब चीजें हम किसके अंदर लेंगे, एरर्स इन एक्सटर्नल कॉजेस। ठीक है, तो दिस इज नॉट इन योर हैंड। तो ये मेरे पास क्या है, कुछ एरर हैं, ये सारे के सारे एरर किसके अंदर आते हैं हमारे, यस। तो हमारे पास ये सिस्टमेटिक एरर के अंदर चार टाइप के मेन एरर हमने भी पढ़े हैं। ठीक है, तो पहले इंस्ट्रूमेंट में कोई दिक्कत हो सकती है तो उसे हमने इंस्ट्रूमेंटल एरर बोला सिस्टमेटिक के अंदर। इसी तरीके से मान लो आपने कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के अंदर कुछ इम्परफेक्शन कर दी। ठीक है, तो अगर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के अंदर ही कुछ इम्परफेक्शन है, लेंस को चूज करने में आपसे गलती हो गई, या कोई वाटर की जगह पे आपने कोई और दूसरा लिक्विड ले लिया, तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का इम्परफेक्शन। पर्सनल एरर, आप प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, खाना पूर्ति कर रहे हो आप, ठीक है, तो वो हो जाएगा पर्सनल एरर। और लास्ट मेरे पास क्या है, एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से जो हम बिल्कुल करेक्ट कर ही नहीं सकते, तो वो है मेरे पास, ये है मेरे पास सारे सिस्टमेटिक एरर। नाउ देखो, अब ना मेरे पास आता है अलग से रैंडम एरर। अब ये रैंडम एरर क्या होता है, अच्छा देखो, जब आप लैब में जाते हो ना तो टीचर्स आपको बोलते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट आप 10 बार परफॉर्म करो, 10 बार रेटिंग लेकर आओ, 10, या कुछ कुछ टीचर 5 बार बोलते हैं। तो देखो, जब आप एक ही डिवाइस से एक ही चीज के लिए वही सेटअप वही हर चीज, जब आप 5 बार रीडिंग लोगे ना तो हर बार रीडिंग सेम नहीं आती। जैसे मान लो आप कुछ किसी की चीज की लेंथ मेजर कर रहे हो, तो अगर आपके अभी 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 कितनी है ये लेंथ, मान लो 9.5, तो अगली बार वो 9.4 आ सकती है, नेक्स्ट टाइम वो 9.6 भी हो सकता है, और कभी कभी तो 9 भी आ जाती है। लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, सेम चीज मैंने कुछ भी चेंज ही नहीं किया, तो अभी थोड़ी देर पहले 9.5 आई और अब मेरे पास 9 आ रही है, हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। देखो, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस जितनी बार मैं करता जा रहा हूँ उतनी बार कोई वैल्यू लगाती जा रही है। हाँ, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है कि 9 आंसर था, 9.5 आंसर था और तुम्हारी रीडिंग आ गई अब 2.5, ऐसा नहीं है। फिर तो कुछ ज्यादा ही मेजर ब्लंडर कर दिया तुमने। ठीक है, तो वो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, अगर 9.5 है तो 9.6, 9.4, 9.3 इतना हो सकता है। तो ये एक पता नहीं क्या हो रहा है, रैंडमली क्या हो रहा है, तो इसलिए रैंडमली हो रहा है ना, इसलिए हमने इस तरह का नाम क्या रख दिया, रैंडम एरर। सो विच अकर इरेगुलरली एंड एट अ रैंडम। तो एट जो रैंडमली हो रहा है, पता नहीं कभी कभी डायरेक्शन चेंज हो रही है, या कभी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो रहा है, तो कभी भी कुछ भी हो जाए जिससे हर बार वैल्यू सेम नहीं आती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। और इसलिए हम क्या करते हैं, उस रैंडम एरर को कम करने के लिए भी हम जानबूझ के सो मेनी रीडिंग्स लेते हैं, बहुत सारी रीडिंग लेते हैं, और फिर हम उसका अरिथमेटिक मीन निकाल देते हैं, तो उससे चांसेस ऑफ एरर कम हो जाता है वो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मेरे पास रैंडम एरर होता है जो कि कभी भी रैंडमली आ सकता है, इसलिए हम रीडिंग को बहुत बार लेते हैं और उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट को 10 बार रिपीट करूं, एक सिंपल, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस मैं ही इसको 10 बार रिपीट कर रहा हूँ, तो हर बार वैल्यू सेम नहीं आ सकती। तो हर बार सेम नहीं आ रही, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ये मेरे पास तीसरी कैटेगरी है, पहली थी कांस्टेंट, दूसरी सिस्टमैटिक जिसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आई थी, और अब मेरे पास आ रहा है ये रैंडम एरर। कोई सोच भी नहीं सकता कि एरर की भी इतनी सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे गलती तो गलती है, इसके बारे में क्या पढ़ना, गलती तो कैसे भी हो सकती है। तो गलतियों के भी टाइप है, ठीक है, फिजिक्स से गलतियों में भी टाइप हो सकता है। ठीक है, तो दोज एरर विच आर टेकिंग प्लेस इरेगुलरली, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी ज्यादा आ गई, कभी कम आ गई। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या है, सो द एरर जो कि इरेगुलरली है, जैसे कि मैंने बताया, आप अगर 10 बार रीडिंग ले रहे हैं और 10 बार रीडिंग लेने के बावजूद आपकी हर बार वैल्यू थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, एकदम एग्जैक्ट कभी कभी आ गई कभी कभी नहीं आई, तो इसी टाइप को बोलते हैं हम रेगुलर। ठीक है, आई मीन रैंडम, रैंडम नॉट रेगुलर, इरेगुलर है। तो रैंडम एरर, तो दीज एरर विच अकर इरेगुलरली एंड एट रैंडम, जो रैंडमली होता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। ठीक है, तो जो रैंडमली होता है किसी भी, अब वो किस क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड वाइज भी हो सकता है, या उसकी डायरेक्शन भी थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट कर सकती है। ठीक है, जैसे मान लो आपने पहले 25 एंगल देखा, वो इस डायरेक्शन में था, फिर जब दोबारा देखा तो अब थोड़ा सा इस साइड आ गया, तो हल्का सा फ्लक्चुएशन ऐसा कभी कभी हो जाता है अपनी ही मेजरमेंट में। तो ये क्या होता है मेरे पास, सिंपल रैंडम एरर। तो हर बार जब रीडिंग अलग अलग आती है तो ऐसी चीजें आना लाजमी होता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब ना मेरे पास क्या होता है, अब मेरे पास होता है लीस्ट काउंट एरर। ये तो हो गया रैंडम। अब देखो, ये लीस्ट काउंट एरर क्या होता है मेरे पास, देखो हर डिवाइस का अपना एक लीस्ट काउंट होता है। जैसे ये शायद मैंने पहले बता भी रखा हो,
और तुम लोगों को पता भी हो। तो देखो जैसे मेरे पास एक ये जो एरर आ रहा है फोर्थ कैटेगरी है, तो इस एरर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। और ये एरर करता क्या है बेसिकली, देखो इस एरर का सिंपल सा मीनिंग है, जैसे आपने दो इंस्ट्रूमेंट लिए, जैसे मान लो आप कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट खरीद के लेकर आए, एक है 1,000 का और एक है 5,000 का, ठीक है। तो जब आपने देखा कि आपने जब 1,000 वाले से मेजर किया, ठीक है, तो आपने एक चीज नोटिस करी कि उसने आपको कितनी वैल्यू बताई, मान लो 0.5, सिर्फ उस इंस्ट्रूमेंट ने आपको वैल्यू इतनी बताई। और फिर आपने ये जो 5,000 वाला था आपने वो देखा, तो उसने आपको वैल्यू बताई 0.525। तो बताना मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू किसके अंदर आई है। देखो अगर ये वैल्यू होती तो आप इसको क्या करते हो, जीरो जीरो लगा देते हो आगे, और ये है 525, तो बताओ अब ये एरर बन गया नहीं बन गया, क्योंकि सस्ते वाले ने सिर्फ आपको 0.1 डिजिट तक बताया और इसने 0.3 डिजिट तक बताया। तो मोस्ट एक्यूरेट वाला कौन सा हुआ, ये वाला। अब यहाँ बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा तो नहीं होता है, हर महंगी चीज अच्छी नहीं होती। अरे भाई ठीक है, हर महंगी चीज अच्छी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर तो हो गया है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, लीस्ट काउंटर, ठीक है भाई। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो होता है ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट की एक अनसर्टेनिटी अपनी खुद की हो सकती है, कि वो उसे कितना रिजॉल्व करके दिखा रहा है, कितनी छोटी वैल्यू तक वो उसे मेजर करता है, राइट, इजंट इट। तो ये मेरे पास, तो ये इसका लीस्ट काउंट है। देखो ये वाला डिवाइस जो है ये कितना मेजर करता है, 0.001 तक का मिनिमम, और ये सिर्फ करता है 0.1 तक का। तो इसका लीस्ट काउंट यही तो होगा इस वाले इंस्ट्रूमेंट का, इतना लीस्ट काउंट है इसका, सबसे सबसे कम ही इतनी वैल्यू मेजर कर सकता है 0.1 तक, और ये 0.00 तक, 0.00 तक, राइट, क्योंकि तो हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी हुई, ये वाली, दूसरी वाली, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। ये वाली भी ठीक है लेकिन दिस इज नॉट मोस्ट एक्यूरेट, ओके। तो एक्यूरेट बोलना ज्यादा बेटर है। तो ये जो एरर है मेरे पास ये किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट, कि आपने सस्ता वाला लिया है, मतलब मैं सस्ता वाला तो नहीं यूज करना चाहता, बट बेटर है कि हर किसी चीज का अलग होता है ना इंस्ट्रूमेंट का। तो लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द लीस्ट काउंट, एलसी का मतलब लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हर इंस्ट्रूमेंट अपना, उसका एक लीस्ट काउंट होता है, राइट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो हर किसी इंस्ट्रूमेंट का अपना एक लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। और उसके पास एक अपनी अनसर्टेनिटी होती है, मतलब अपना एक गलती का। तो कहना इसे इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि कोई इंस्ट्रूमेंट उसे कितना रिजोल्व कर पाता है। जैसे हम पिक लेते हैं, तो जब हम उसे जूम करते हैं, तो बताओ जूम करने के टाइम पे वो कुछ कुछ के ग्राफिक्स थोड़े ब्लर हो जाते हैं, राइट, फट जाते हैं उसके ग्राफिक्स। लेकिन कुछ कुछ को जूम करने में एकदम क्लैरिटी आती है एकदम। तो एकदम क्लैरिटी जो आ रही है तो वो ज्यादा अच्छा हुआ ना, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वो महंगे वाले फोन्स में होता है। तो इसका रेजोल्यूशन डिफेक्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेजोल्यूशन की वजह से इंस्ट्रूमेंट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर। तो वो डिवाइस टू डिवाइस वेरी करता है, ओके। सिंपल है, इजंट इट, ओके। तो अब बस एक लास्ट और है, देखो वो ना एक्चुअली हमने ऐसे ही ले लिया, वैसे तो हमने पर्सनल एरर में उसे काउंट करा था। अब बस मेरे पास एक है, उसे हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर का मतलब, ग्रॉस एरर मेरे पास एक और है ये, इसको हम बोलते हैं मिस्टेक्स, ठीक है। ग्रॉस एरर का मतलब, अब ये लास्ट कैटेगरी एरर की, बस ग्रॉस एरर जिसको हम बोलते हैं मिस्टेक एरर। तो ये देखो ये सिंपल हम इसको बोलते हैं कि ये एक ऐसा जिसमें देखो वो जो केयरलेस था, ठीक है, तो उसमें मान लो हम बातें कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं चला और कुछ ना कुछ गलती हो गई। यहाँ पे हमारे पास जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, जानबूझ के हम केयरलेस दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम जानबूझ के, हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत ही आएगा, क्योंकि वो सही, हमें पता ही है हमें कि ये सब चीजें नहीं हो सकती। तो केयरलेस ऑफ द पर्सन की वजह से, या मान लो तुमने बस सेटअप को ऐसे उल्टा सीधा रखा एकदम कैसे भी करके, खुद ही कभी तुमने करा भी नहीं एक्सपेरिमेंट, और तुम अब बेफालतू की हीरो बन रहे हो, और आपने क्या करा, उल्टा सीधा सेटअप करके रीडिंग बेफालतू की ले ली, जो कि कभी ठीक हो ही नहीं सकती। आपको बोला गया था 30 एंगल पे रखो, आपने रैंडम अपने पे एंगल पे रख दिया, मान लो 45 पे रख दिया, 90 पे रख दिया, कि नहीं नहीं सब आएगा, सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वो तुम्हारा एरर है, तुम्हारी पर्सनल मिस्टेक है। चलो पहले वाला भी पर्सनल था, लेकिन उसमें तुम्हें बेशक पता नहीं था, क्योंकि तुम बातों में कर करके कर रहे थे, तो वो हो गया। ये वाला तुम्हारा जानबूझ के है। तो ये है स्ट्रिक्ट केयरलेसनेस की वजह से, ठीक है। तो जो तुम्हारा केयरलेस बिहेवियर है तो क्रॉस का मतलब जो हम ओवरऑल लेके चलते हैं, तो केयरलेस
ऑफ द पर्सन, तो पर्सन के केयरलेस होने की वजह से, ठीक है, या फिर तुमने इंस्ट्रूमेंट पूरा सेटअप ही ढंग से नहीं करा, उल्टा सीधा लगा दिया, तो ये है आपका इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट। ठीक है, तो आपने क्या करा, उसका इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट कर दिया एपरेटस का। तो अब जब कर दिया है तो ऑफ कोर्स हम उसे करेक्ट तो नहीं तो अब फाइनली मेरे पास क्या आ गया, ग्रॉस एरर आ गया, या तो सीरियसली करो तभी हम उसे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था मेरा पूरा का पूरा एरर्स के बारे में। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं बेसिकली, तो हमने ये देखा हमारे पास टोटल 5 टाइप के एरर आए। एक आया मेरे पास कांस्टेंट एरर, फिर आया सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर के अंदर काफी सारे एरर्स हमने काउंट करे, फिर आया रैंडम एरर, फिर लीस्ट काउंट एरर, और फिर ग्रॉस एरर, राइट। तो सिस्टमेटिक एरर के अंदर जो हमने पढ़ा पर्सनल एरर और ये ग्रॉस एरर को थोड़ा सा लोग ठीक बोलते हैं, एक ही जैसा बोल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। वो वाला पर्सनल एरर था, मतलब वो हो जाए मान लो किसी की लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस की वजह से केयरलेस हो गया, ठीक है, तो वो पता भी नहीं चलता आपको। लेकिन ये वाला क्या है, आप जानबूझ के आपको पता है ग्रॉस एरर के अंदर। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के एरर है। ठीक है, चलो भाई, तो ये तो हमारे और मेरे पास फाइनली हो चुके हैं टाइप्स ऑफ एरर के लिए। तो देखो कभी कभी ना यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा बताओ ये लीस्ट काउंट क्या होता है और ये एक्यूरेसी क्या होता है। शायद मैंने बताया हुआ है कि प्रिसीजन और ये मैंने पहले ही करवाया हुआ है तुम लोगों को। ठीक है, तो देखो होगा क्या मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे बताऊं, सपोज करो लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो छोटी सी वैल्यू होती है ना, यस और नो। तो अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करता हूँ, लीस्ट काउंट एरर की, तो ये मेरे पास क्या है, ये बेसिकली हर इंस्ट्रूमेंट की वो छोटी सी वैल्यू है जो एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर लेता है, जो मेजर कर पाता है, लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, और एक्यूरेसी क्या होती है कि आपकी वैल्यू जो आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो वो ट्रू वैल्यू से कितनी क्लोज है, हाउ क्लोज योर ऑब्जर्वेशन वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। तो ये मेरे पास क्या है, एक्यूरेसी मानी जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा मेरे पास क्या है, सिंपल है। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे टाइप के एरर्स भी आते हैं, लीस्ट काउंट एरर भी आता है मेरे पास, ठीक है, एक्यूरेसी में भी ऐसी चीजें निकल के आ जाती है सामने। ठीक है, यस। तो नाउ अब देखो हमने इतने टाइप के एरर्स पढ़े हैं, तो अब इतने सारे एरर्स पढ़ने के बाद अब देखो हमारे पास ना हमने क्या करा है, अगर मुझे कभी भी ये देखना हो कि जैसे स्कूल में हम जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो हमें 10-10 रीडिंग लेनी होती है, तो वो हम 10-10 रीडिंग क्यों ले रहे हैं, तो 10-10 रीडिंग लेने से ये होता है कि हमारा कितना एरर निकल के आ रहा है वो हम इजिली निकाल सकते हैं। हम अपना परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं, हम अपना रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। तो अब उन सबको निकालने के ना हमारे पास स्पेसिफिक कुछ स्टेप्स होते हैं कि हम किस तरीके से एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर निकालेंगे। तो उन सबके मेरे पास क्या होता है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं ना, अब हमारे पास एरर निकालने के अलग अलग तरीके निकालने के लिए अलग अलग चीजें हैं। तो वो है मेरे पास सबसे पहले, देखो हम ना जो सबसे अब चीजों को पढ़ने वाले हैं उनमें मेरे पास क्या क्या चीज शामिल है। तो सबसे पहली बात, उनमें जो चीज शामिल है मेरे पास, सबसे पहली बात है वो एब्सोल्यूट एरर की, एब्सोल्यूट एरर की एब्सोल्यूट एरर मेरे पास आएगा। ठीक है, दूसरी चीज जो शामिल है उसमें आएगा मेरे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एक है मेरे पास एब्सोल्यूट एरर, फिर आएगा मेरे पास मीन एब्सोल्यूट एरर, और फिर आएगा मेरे पास रिलेटिव एरर। अब ये सुनने में टफ लग रहा होगा थोड़ा, बट इट इज नॉट दैट टफ, तो इतना टफ नहीं है। ठीक है, और लास्ट में आएगा मेरे पास परसेंटेज एरर। तो ये मेरे पास है, पर लास्ट में परसेंटेज एरर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो अब इन सब एरर को हम कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि whenever we go in a lab, तो we have to take at least 10 readings, right? So अब देखो जैसे मान लो वो जो रीडिंग्स हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है, मान लो पहले आपने पहली रीडिंग ली, वो है आपकी A1, फिर आपने दूसरी रीडिंग ली, दैट इज A2, नाउ थर्ड रीडिंग A3, फोर्थ A4। तो ऐसे करते करते आपने क्या करी, बहुत सारी रीडिंग ली, ठीक है। तो AN तक मान लो चलो कि आपने ऐसे करते हुए बहुत सारी रीडिंग ले ली, किसी भी चीज की, टेम्परेचर की हो सकती है, लेंथ की हो सकती है, जो भी आप एक्सपेरिमेंट बहुत सारे करोगे, 15-15 एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं हमें, तो बहुत है हमारे पास, तो हम हर चीज में इतनी सारी रीडिंग लेके ही चलते हैं।
तो ऑफ कोर्स सबसे पहले हमें क्या बोल रखा है, एक काम करना है तुम्हें सबसे पहले, इन एब्सोलूट मीन एब्सोलूट इन सब पे आने से पहले ना आप एक काम करो, पहले से यहाँ अपना मीन निकाल के रख लो। मीन तो पता ही है, मीन तो हर कोई निकाल लेता है। तो देखो, जब आप मीन निकालोगे ना, तो मीन को देखो हम या तो इस तरीके से बोलते हैं ए बार, या फिर आप बोलो ए मीन, एक ही बात है ये, ठीक है, हाँ मीन भी बोल सकते हो। तो ये फाइनली ए मीन, तो देखो क्या होगा मेरे पास, तो ये A1 प्लस A2 जितने भी हैं ये, इन सबको क्या कर दो इस तरीके से, AN डिवाइडेड बाय, अच्छा ये जितनी वैल्यू होंगी उतने से तो डिवाइड करते हैं, अगर 10 होंगी तो 10 से डिवाइड करेंगे, 5 होंगी तो 5 से डिवाइड करेंगे, ये n तक जा रहा है तो n से डिवाइड कर दो इसे, इजंट इट। तो देखो अब ये मेरे पास ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है, इजंट इट। तो ये फाइनली अब जो इससे वैल्यू आएगी उसे ही तो हम ए बार या ए मीन बोलेंगे, यस और नो। भाई यही तो हम करते हैं हर चीज के लिए, मीन निकालने के लिए। मैंने बोला मेरे पास 3 वैल्यू है, ठीक है, मान लो 50 50 50, इस तरीके से, तो 50 50 50 प्लस 50 प्लस 50 डिवाइड बाई 3, तो मीन निकल के आ जाएगा, इजंट इट। तो इस तरीके से हम मीन, और जरूरी नहीं है सेम वैल्यू, अलग अलग भी हो सकती है, 30 40 50 उन सब का मीन निकालो, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की वैल्यू, जितनी भी आपकी वैल्यूज आई हैं उन सबका आपने मीन निकाल के रखना है सबसे पहले। तो ये तो आपका बेसिक स्टेप है कि सबसे पहले आपको मीन निकालना ही निकालना है। तो हमने सबसे पहले हमें मीन निकालना है, अब हम आएंगे अपने मेन इन चीजों पे कि ये सब क्या है। तो ये सब निकालने का ना अलग तरीका है, क्वेश्चन हमें इस तरीके से आता है, एब्सोल्यूट निकालो, मीन एब्सोल्यूट निकालो, परसेंटेज एरर निकालो। तो देखो आपको बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले आपको मीन निकालना ही पड़ता है, तो हमने मीन निकाल के रखा हुआ है। अब हम आते हैं सबसे पहले स्टेप पे, एब्सोल्यूट एरर। देखो एब्सोल्यूट एरर कभी भी एक वैल्यू नहीं निकलती है, आप जितनी रीडिंग लेते हो ना उन सबकी इंडिविजुअल निकलती है, उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। जैसे आपने पहली रीडिंग क्या ली थी, A1 ली थी, और ये आपने मीन निकाल के रखा, तो उस मीन में से उस पहली वैल्यू को माइनस करो तो वो एब्सोल्यूट एरर निकल के आएगा। मैंने बोला एब्सोल्यूट एरर एक नहीं निकलती, हर जितनी वैल्यू आपने ली थी, जितनी रीडिंग आपने ली थी उन सबके लिए निकलेगा। मान लो आपने पहली रीडिंग ली थी तो उसके लिए आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो जितना आपने मीन निकाला उसमें से A1 को माइनस कर दो, ठीक है। जैसे मान लो आपने पहले रीडिंग ली होगी 9, ठीक है, लेकिन जो अब मीन निकल के आया मान लो वो कितना है मेरे पास 10, तो मीन 10 में से आप पहली वाली वैल्यू को माइनस करोगे, फिर 10 में से आप दूसरी वाली वैल्यू को माइनस करोगे, फिर 10 में से तीसरी, इस तरीके से हर चीज का आपका निकलता जाएगा। तो मीन में से पहली वैल्यू को माइनस करा, ठीक है, फिर मेरे पास आएगा ये डेल्टा, का मतलब क्या है, डिफरेंस निकालना है ना, फिर ये दूसरी वाली का एब्सोल्यूट निकल के आया। एब्सोल्यूट एरर हमेशा जितनी आप रीडिंग लेते हैं उनके लिए निकल के आता है, कभी भी एक नहीं होता है एब्सोल्यूट एरर। ए बार माइनस का A2, इसी तरीके से A3 निकालोगे आप एब्सोल्यूट एरर, तो वो क्या आएगा, ए बार माइनस A3। इसी तरीके से आप A4 निकालोगे तो वो क्या निकल के आएगा, ए बार माइनस A4, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सो एंड सो फोर्थ हम करते जाएंगे, इस तरीके से हम डेल्टा AN का भी निकाल लेंगे, तो वो भी क्या आएगा, ए बार माइनस का AN, ठीक है ना, सिंपल है। तो ये तो निकल के आया बहुत सारे एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर इतने सारे निकल, देखो अब एब्सोल्यूट भी एरर भी तो 10 आ गए, जैसे आपने रेटिंग 10 ली थी अब ऐसे आपके एब्सोल्यूट एरर भी 10 हो गए, ठीक है ना, क्योंकि इंडिविजुअल निकलता है ये तो अब आपको बोलेगा मीन एब्सोल्यूट निकालो। अब भाई अब जो आपकी ये चार वैल्यू तो अब इसका भी मीन निकाल दो। पहले देखो बहुत सिंपल है कह रहा हूं मैं, तो पहले आपने 10 रीडिंग ली उसका मीन निकाला, ठीक है, फिर आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला जो कि इंडिविजुअल होता है, फिर आप अब एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकाल रहे हो, वही स्टेप है। तो अब ये मेरे पास एब्सोल्यूट एरर का मीन है, तो ऑब्वियसली अब ये हम क्या करेंगे यहाँ पे, डेल्टा ए अपॉन में बार, तो डेल्टा ए बार अब हम निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, देखो सबसे पहला एब्सोल्यूट एरर क्या निकल के आया था, डेल्टा A1, यही तो आया था डेल्टा A1, इजंट इट, देखो ऊपर। फिर मेरे पास क्या आया था, डेल्टा A2, प्लस फिर मेरे पास क्या आया था, डेल्टा A3, ठीक है ना, ऊपर दिख रहा है सामने देखो ये रहा। और फिर ऐसे करते करते मेरे पास क्या निकल के आया था, डेल्टा A4। पॉजिटिव में लेके चलना है, अगर कोई नेगेटिव में आ गया है तो ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पॉजिटिव में लेके चलना है, नेगेटिव में नहीं। अगर मान लो ये वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाती है तो उसको आपको पॉजिटिव लेके चलना है, इसलिए मैंने ये मॉडुलस लगाया। और डिवाइडेड बाय, आपने 10 रीडिंग ली थी तो 10 से डिवाइड करो, n लोगे तो n से डिवाइड करो, जितने भी आप लोगे। तो फाइनली मेरे पास एब्सोल्यूट एरर आ चुका है, ठीक है। हम क्वेश्चन करेंगे ना तो क्वेश्चन से बहुत इजी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा इससे, अभी बस स्टेप कर रहे हैं तो इसलिए मे भी थोड़ा बहुत लग रहा हो। तो फाइनली अब आपका ये मीन है, तो अब आपका नॉर्मल मीन भी आ गया है
और आपका एब्सोल्यूट एरर का भी मीन आ गया है, ठीक है। तो अब आपसे वो क्या पूछेगा कि रिलेटिव एरर क्या होता है। तो भाई अब तो देखो दो मीन है आपके पास, एक नॉर्मल मीन है जो आपने वैल्यू ली थी, और एक जब आपने ये निकाला मतलब अलग अलग करके जो आपने ये एब्सोल्यूट एरर निकाला है उसका मीन निकाला। तो दो मीन है मेरे पास, एक नॉर्मल और एक एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव एरर क्या होता है मेरे पास, तो जो आपने ये एब्सोल्यूट वाला निकाला है डेल्टा ए बार ये वाला, ठीक है, सबके एब्सोल्यूट का जो मीन है, और एक आपने निकाला था नॉर्मल मीन वाला। तो एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय नॉर्मल मीन, तो ये क्या होता है मेरे पास रिलेटिव एरर होता है, ठीक है। तो अब बस अगर आप इसी चीज को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मेरा बन जाएगा परसेंटेज एरर। ये तो रिलेटिव एरर हुआ सिर्फ, दोनों का रेशियो। बस अगर अब इसी में आपको अगर परसेंटेज एरर भी निकालना है तो बस ये जो मैंने लिखा है इसी चीज को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसी चीज को आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, बस। तो ये आ जाएगा आपका परसेंटेज एरर, सिंपल, ठीक है। तो यार इतना कुछ खास है नहीं, तुम भी जानते हो कि मैंने 10 रीडिंग नोट करी थी, 10 का रीडिंग लेने के बाद मैंने मीन निकाला, फिर मैंने एब्सोल्यूट एरर निकाला जो कि इंडिविजुअल निकलता है हर किसी का अलग अलग, ठीक है, मीन में से माइनस कर करके, फिर उसका भी मैंने मीन ले लिया तो उसे एब्सोल्यूट मीन बोलते हैं। फिर रिलेटिव एरर निकालने के लिए एब्सोल्यूट बी डिवाइडेड बाय नॉर्मल मीन, और फिर उसी चीज को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मेरे पास बन जाता है परसेंटेज एरर। सिंपल है, राइट। तो ये हमारे पास इस तरीके से हमें ये करना होता है। तो अब हम इसको, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया है, नॉर्मल मीन, एब्सोल्यूट एरर, फिर एब्सोल्यूट एरर मीन, फिर रिलेटिव एरर, और रिलेटिव के बाद परसेंटेज एरर। बहुत सिंपल है, सुनने में मे भी टफ लग रहा हो लेकिन बिल्कुल भी ये टफ है नहीं, ठीक है भाई। तो अब हम लेते हैं एक न्यूमेरिकल, उससे हमें और समझ में आएगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वी हैव अ क्वेश्चन, जैसे मान लो मेरे पास एक पेंडुलम है, या मान लो आपके पास कोई भी एक रोप है, रस्सी है, उसको आप पत्थर में से बांध के गोल गोल घुमा रहे हो। तो आपने देखा है कि वो पूरा का पूरा जो टर्न होता है, वो पूरा टर्न सबसे पहले मैंने रीडिंग ली, तो मैंने नोटिस किया कि उसका जो पहला टाइम आया वो 2.63 सेकेंड आया। दूसरा वाला मेरे पास कितना आया, 2.56 सेकेंड। देखो वेरिएबल हुआ नहीं हुआ, वही सेम चीज हमने करी लेकिन मेरे पास रीडिंग चेंज हो गई। पहले 2.63 आई, फिर 2.56, फिर 2.42 आई, फिर 2.71 आ गई, और फिर लास्ट में मेरे पास 2.80 आ गई। तो कुल मिला के मैंने 5 रीडिंग ली और पांचों बार रीडिंग मेरी अलग आई। तो बताओ ये रैंडम एरर है या नहीं। मैंने बताया था ना रैंडम एरर कैसे भी हो सकता है। वैसे तो एरर कहीं पे भी किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन इसे मोस्टली क्या बोलेंगे, रैंडम एरर आ गया है। तो अब ये बोल रहा है कि आपको अब ये सारे एरर निकालने हैं, मीन एब्सोल्यूट रिलेटिव परसेंटेज। तो ये तो वही है जो हमने देखा था, राइट। तो मैंने क्या बोला था कि चाहे कैसी भी वैल्यू हो, चाहे मुझे जो भी निकालना हो, सबसे पहले मुझे मीन तो निकालना ही पड़ता है। तो आप एक काम करें, अगर ये टाइम है तो पहले टाइम का हम क्या निकाल लेते हैं, एरर निकालते हैं, मीन। तो टाइम के ऊपर ऐसे बार लगा दो, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2.63, 2.56, 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, राइट। एंड इट इज डिवाइडेड बाय, ये मेरा क्या हो जाएगा, 5। तो जब ये डिवाइड बाय 5 हो जाएगा तो अब मेरा कितना आएगा, देखो 2.63, 2.52, 2.42, 2.712। तो देखो ये 10 तो हो ही गया। अब 63 और 56 तो एक ऐड और हो गया, 4271 एक ऐड और हो गया, और 80 हो गया, तो ये मेरे पास जाएगा 13 समथिंग। तो अगर एग्जैक्ट निकाला जाए तो ये हो जाएगा मेरे पास 13.12 डिवाइड बाय 5, इजंट इट। तो अब 13.5 डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, देखो अब वो 5 टू जो 10 होता है, ऊपर से 3 आ गया, 3 का मतलब 30 लगा दूंगा, तो 5 6 हो जाएगा 30। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2.6, और फिर जब करेंगे दोबारा से 30 तो एक तो फिर दोबारा से मेरे पास करे जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2.62 सेकेंड, राइट, इजंट इट। तो मेरे पास फाइनल जो मीन निकल के आया है वो निकल के आ गया 2.62 सेकेंड। देखो और भी कुछ लोग 2.628 लिख सकते हैं, 2.62 कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ही हमें 2 के 2 डिजिट तक दे रखा है। तो इसलिए जब क्वेश्चन में ही हमें पॉइंट के 2 डिजिट तक वैल्यू दे रखे, तो आप भी आंसर में पॉइंट के 2 डिजिट तक ही लोगे, ठीक है। तो ये मेरे पास अब मीन निकल के आ गया है। तो अब तो आपको पता ही है, अब आपको क्या निकालना है, मीन। अच्छा इसने मीन भी पूछ लिया था, वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है, तो हमारा वैसे भी लिखना ही पड़ता।
ये तो वही वाली बात हो गई, हमारा उनको वो करना ही पड़ता और वो उसने पूछ भी लिया, अच्छी बात है ये तो। ठीक है, अब हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो हमें पता ही है कि एब्सोल्यूट एरर तो अब इंडिविजुअल निकलता है। तो आते हैं हम, देखो हमारा मीन 2.62 निकला है। अब एब्सोल्यूट एरर मेरा इंडिविजुअल निकलता है। तो अब एब्सोल्यूट एरर अगर इंडिविजुअल निकलता है तो इसका मतलब डेल्टा T1। अब डेल्टा T1 क्या होगा मेरे पास, टी डैश मीन माइनस का T1, राइट। तो टी डैश कितना निकला है आपका, 2.62 माइनस, अच्छा पहले रीडिंग क्या थी आपकी, देखो मैं पहले रीडिंग है 2.63, फिर 2.56, इस तरीके से। तो इसका मतलब अब मैं पहले रीडिंग को माइनस करूंगा इसमें से। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा मेरा नेगेटिव में, राइट, 0.01 सेकेंड। ऑल्दो जब मैं आगे इसका मीन लूंगा तो वो पॉजिटिव लेना पड़ता है, मैंने बताया था। अब ऐसी मेरे पास ये तो पहली रीडिंग का एब्सोल्यूट आया है। अब दूसरे वाले का एब्सोल्यूट कैसे निकलेगा, टी डैश माइनस का T2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 2.62 माइनस का 2.56, तो ये हो जाएगा 0.06 सेकेंड। इसी तरीके से ये मेरे पास हो जाएगा डेल्टा T3। तो ये हो जाएगा मेरे पास टी डैश माइनस का T3। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2.62 माइनस का T3 मेरा कितना है, 2.42। ठीक है ना, क्वेश्चन में यही दे रखा था। तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.20 सेकेंड। ऐसी मेरे पास डेल्टा T4 है। तो ये हो जाएगा टी डैश, वही एज आई सेड, T4। ठीक है, तो टी डैश कितना है, 2.62। T4 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, एक सेकेंड, 2.71 है, 2.80, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.71। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 62 में से 71 गया तो मेरा 9 बचा। तो माइनस आएगा ना इस बार, माइनस 0.09। एंड लास्ट, क्योंकि 5 वैल्यू थी, मैंने पहले ही बोला था एब्सोल्यूट एरर निकालते तो इंडिविजुअल का आता है। तो अब कितना आएगा, टी डैश माइनस का T5। तो ये तो 1 पॉइंट, ओ मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ये मेरे पास 2.62 है ना, हाँ 2.62 लिख ऐसे गया था वो, और ये 2.80 था फिफ्थ वैल्यू। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये भी माइनस में आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 0.18। ठीक है भाई। तो फाइनली देखो स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमने मीन भी निकाल लिया और एब्सोल्यूट एरर भी निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मीन एब्सोल्यूट निकालो। तो ये जितनी भी वैल्यू आपकी, चाहे पॉजिटिव में है चाहे नेगेटिव में है, आपको हमेशा पॉजिटिव लेके चलना होता है। बताया था ना मॉडुलस का फॉर्मूला, मॉडुलस लिया था मैंने एब्सोल्यूट में। तो अब जब आप मीन एब्सोल्यूट निकालोगे, मतलब डेल्टा टी और बार, यही तो होता है एब्सोल्यूट मीन, एब्सोल्यूट एरर का मीन। तो एब्सोल्यूट एरर मीन निकाल रहे हैं हम। तो अब डेल्टा टी कैसे निकलेगा मेरे पास, तो सबसे पहले वैल्यू क्या है मेरे पास, 0.01। हमें तो पॉजिटिव लेके चलना है भाई। ठीक है, चाहे वैल्यू कैसे भी आए, वी हैव टू टेक पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.01 प्लस, ये हो जाएगा 0.06, ये हो जाएगा 0.20, ये हो जाएगा 0.09, और ये हो जाएगा मेरे पास 0.18, राइट। एंड इट इज डिवाइडेड बाय, तो ये कितनी वैल्यूज हैं, 5। मीन तो ऐसे निकालते हैं हमेशा। तो जरा करो, इफ यू हैव कैलकुलेटर एज ऑफ नाउ। ये ऐसे ही हो जाएगा, ये तो 1 और ये मेरे पास 6, तो 7 7 और ये 20, तो 27 9, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.54 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.108 हो जाएगा, राइट। लेकिन तुम्हें पता है कि हर ये डिजिट में दो दो के बाद ही ले है, पॉइंट के बाद दो डिजिट ही तो है, तो आप भी पॉइंट के बाद दो डिजिट लोगे। तो देखो ये 0.108 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.11 तक राउंड ऑफ हम इसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने इसे क्या करा, राउंड ऑफ कर दिया है। तो फाइनल देखो, ये रूल एक्चुअली 8 होता है तो हम उसे कर देते हैं ऐसे। तो 0.08 था तो उसको हमने 1 कर दिया, अप्रोक्सीमेट है। तो फाइनली ये मेरे पास वैल्यू आ गई है 0.11 सेकेंड। ठीक है भाई। अब ये मेरा एप्सिलॉन निकल के आ गया। अब तो बहुत सिंपल है, हमें पता है ना कि अब रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं। रिलेटिव एरर हमने क्या बोला था, तो हमने बोला था कि जो आपका एब्सोल्यूट एरर निकल के आया मीन वाला, यही सेम डिवाइडेड बाय नॉर्मल मीन।
तो मीन एब्सोल्यूट और ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल मीन। तो एब्सोल्यूट एरर का मीन ऊपर और नॉर्मल मीन मेरे पास नीचे। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 0.11 और डिवाइड बाय, अच्छा मेरा नॉर्मल मीन कितना निकल के आया था, ध्यान से देखे बिल्कुल। तो नॉर्मल मीन मेरा निकल के आया था 2.62, इजंट इट, ये नॉर्मल मीन ही तो है। तो नॉर्मल मीन मेरा 2.62 निकल के आया था। तो इट मीन्स आई कैन राइट इट 0. मेरे मेरे बच्चों, तो ये मेरे पास 0.11 तो था ही था, इस तरीके से मेरे पास ये हो जाएगा 2.62। तो जब हम वैसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.11 को अगर मैं 2.62 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या निकल के आना चाहिए, सिंपल, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, माय बैटरी इज क्वाइट लो, सॉरी फॉर दैट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट कनेक्टिंग द चार्जर, यस जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय नॉर्मल मीन। तो मीन एब्सोल्यूट एरर तो आपको यही आया है, और मीन वाला एरर आपका कितना है ऊपर देखो, तो ये मेरे पास 2.62। यस, तो टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा डिवाइड करें तो ये मेरे पास हो जाएगा, रिलेटिव एरर निकाल लेना, तो इट वुड बी इक्वल टू 0.041, राइट। तो हमें तो सिर्फ 2 डिजिट तक लेना होता है, तो ये तो 1 ही है, तो 1 का क्या राउंड ऑफ करेंगे, तो क्या आएगा मेरे पास 0.04 ही आएगा फिर तो, राइट। तो ये आया मेरे पास रिलेटिव एरर। अब मैंने बताया था अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना होता है तो इस रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज है ना ये इसलिए। तो अब जब परसेंटेज एरर निकालेंगे तो मैंने क्या बोला था, इससे भी यही फॉर्मूला, इस पूरे फॉर्मूले को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, हाँ यही तो है 0.04। तो 0.04 इंटू में 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा भाई, पॉइंट को हटा के 0.00 से 0 कट जाएगा, तो 4% आ जाएगा। इसका मतलब जो इतनी सारी रीडिंग हमने ली थी 5, तो उसके अंदर कितना परसेंटेज एरर है, तो उसके अंदर परसेंटेज एरर है 4% ओनली, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब वो मेरे पास परसेंटेज एरर आ गया। तो अब यहाँ पे यही क्वेश्चन बोलता है कि अच्छा तो इसे आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे परसेंटेज एरर को। देखो परसेंटेज का मतलब गलती है वो, अब गलती पॉजिटिव भी हो सकती है, गलती नेगेटिव भी हो सकती है। तो मीन वैल्यू आपकी कितनी आई थी 2.62, तो इसलिए हम इस वैल्यू को पता है कैसे लिख कर आते हैं फिर, तो हमेशा ध्यान रखना फिर आप इस वैल्यू को ऐसे लिखोगे हमेशा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर 2.62, और गलती कितनी है 4%, तो वो प्लस माइनस 4%। प्लस माइनस का मतलब कि उसमें से 4% की गलती या तो प्लस हो रखी होगी या फिर माइनस हो रखी होगी, भाई यही तो एरर होता है, या तो आपने वो वैल्यू कम लिखी है या आपने ज्यादा लिखी है। तो 4% का एरर तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर एंड द एक्चुअल वैल्यू। तो हमें इस तरीके से दिखाना पड़ता है कि कोई भी आप अगर रेटिंग लेते हो तो उसके अंदर कितना एरर है और कितना क्या है। तो आई होप बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये चीजें कैलकुलेट बहुत सिंपली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तुम लोग 10th क्लास में थे तो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। जैसे रिफ्रैक्शन होता है, तो कोई भी मीडियम कितना डेंसर है एयर के कंपैरिजन में, तो उस चीज को मेजर करने के लिए मैंने क्या लिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो मान लो आपने कोई भी कैलकुलेशन का यूज करके आपने क्या करा, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर किया, तो आपने देखा कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ज्यादा ही फ्लक्चुएट कर रहा है। आपने उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की कोशिश करी तो आपका मतलब एंगल वेंगल की साइन आई अपॉन में साइन आर स्नेस लॉ होता है ना। तो जब आपने उसे निकालने की कोशिश करी तो पहला वाला आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी आई, 1.45। दूसरे वाले की वैल्यू कितनी आई फिर, मतलब दूसरी बार में, तो 1.56 आई। फिर आपने कोशिश करी तो वो कितना है, मान लो 54, ठीक है 54, ये 54 है। मान लो आपने क्या निकाला फोर्थ वैल्यू 1.44, फिर 1.54 अगेन, और फिर आया 1.53। मान लो इस बार आपने 6 रीडिंग लिए हैं, ठीक है। तो आपकी ये 6 रीडिंग आई है इस बार, ठीक है भाई। तो अब आपको क्या करना है, ये 6 रीडिंग का वही जो अब तक हम करते हुए आए हैं, आपको परसेंटेज एरर निकालना है मान लो। तो आप क्या करेंगे, तो देखो यार, सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो मीन ही निकालते हैं। तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू बोलते हैं ना, तो म्यू के ऊपर बार हो जाएगा, म्यू, ठीक है ना, कुछ लोग एन भी बोलते हैं। तो इसका मीन निकालते हैं सबसे पहले, 1.45 प्लस 1.56, 1.54 प्लस 1.44 प्लस 1.54 प्लस
1.53, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये कितनी वैल्यूज हैं, 6, तो डिवाइडेड बाय 6। तो अब ये मेरा कितना आ जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 1.51, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद इफ यू कैलकुलेटर यू कैन सिंपली डू इट, नहीं तो हमें एग्जाम में तो ऐसे ही करना पड़ेगा अलग। तो मीन निकल के आ गया है। अब हम क्या निकालेंगे, ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट एरर। तो अब जब हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो अब देखो मेरे पास क्या आएगा, तो एब्सोल्यूट एरर तो सबका इंडिविजुअल निकलता है, तो डेल्टा म्यू वन, तो ये 1.51 माइनस का पहली वैल्यू, तो मीन में से ये पहली वैल्यू को माइनस करूंगा, तो ये आ जाएगा 0.06, ऐसी म्यू टू, तो ये हो जाएगा 1.51 माइनस का 1.56, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो तो नेगेटिव में आएगा, सो 0.05। इसी तरीके से डेल्टा म्यू थ्री, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1.51 माइनस का 1.54, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस का 0.03, राइट। इसी तरीके से डेल्टा म्यू फोर है, तो ये क्या हो जाएगा 1.51, तो वैल्यू क्या है मेरे पास फोर्थ वाली 1.44। तो यार बहुत सिंपल है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ऐसी डेल्टा म्यू फाइव आएगा, तो 1.51 माइनस का 1.54 इज इक्वल टू माइनस का 0.03, एंड द लास्ट इन द लिस्ट म्यू सिक्स, तो 1.51 तो मीन है आपका, और वैल्यू 1.53 थी, तो कितना आ जाएगा माइनस आएगा ये भी 0.02। तो अब आपकी सारी की सारी ये 6 की 6 एब्सोल्यूट वैल्यूज आ चुकी हैं, तो एब्सोल्यूट एरर आ गया इंडिविजुअल। अब आपको क्या निकालना होता है, एब्सोल्यूट एरर का मीन। सो यही तो होता है, अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, तो जितनी भी वैल्यू है सबको आपको चाहे नेगेटिव आई हो चाहे पॉजिटिव, आपको लेना हमेशा पॉजिटिव ही है। तो पहली वैल्यू दिख रही है ऊपर देखो 0.06, ठीक है ना, ये रही। फिर क्या है मेरे पास, जीरो पॉजिटिव लेनी है 0.05, 0.03। देखो नेगेटिव साइन जब एब्सोल्यूट निकालोगे तब तो दिखाना ही है, लेकिन जब मीन लोगे तब आपको उसे पॉजिटिव लेना है। 0.07, 0.03 प्लस का 0.02। अभी 6 वैल्यू है, तो डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा। सो इफ यू हैव कैलकुलेटर क्विकली देन आई कैन डू दिस। तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 5 3 2 4 3 2, तो ये तो हो गया 26, तो ये तो हुआ चलो 0.26, और नीचे 6 है, तो ये कितना आ जाएगा 1824, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.043, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पॉइंट के 2 डिजिट तक है, यहाँ पर भी पॉइंट के 2 डिजिट तक ये सबने दिया है, तो हम भी पॉइंट के 2 डिजिट तक लेंगे भाई, हम क्यों लेंगे एक्स्ट्रा। तो ये आ गया मेरे पास मीन एब्सोल्यूट एरर, जैसे पहले किया था। अब हम क्या निकालते हैं, तो अब हम निकालते हैं अपना, एज आई टोल्ड यू, तो देखो हमने ये सब चीजें निकाले, तो मेरे पास क्या निकल के आ गया, रिलेटिव एरर। तो जैसा कि हम जानते हैं रिलेटिव एरर क्या होता है मेरे पास, तो एब्सोल्यूट एरर का मीन डिवाइड बाय नॉर्मल मीन, इसी को हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, ठीक है ना। रिलेटिव एरर को ही हम लोग, ध्यान से सारे बच्चे सुने, को हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, तो ठीक है। तो अब मेरे पास रिलेटिव एरर आएगा, तो उसको मैंने क्या बोला था, डेल्टा म्यू बार एब्सोल्यूट एरर का मीन डिवाइडेड बाय नॉर्मल मीन। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाय 1.51, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास जाएगा 0.026, ओके। तो 0.026, तो अगर मैं इसे, अब ये 5 से ज्यादा है, तो देखो जब भी आई मीन तो ये 6 है ना, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट कितना मान सकते हैं, 0.03, 2 डिजिट का लेना है। अब अप्रोक्सीमेट मैंने मान लिया, अच्छा अगर ये 6 से कम होता ना, 5 से कम होता 4, तो मैं इसको फिर 3 नहीं मान सकता था, क्योंकि वो 5 से कम होता, 5 से ज्यादा है, इसलिए मैंने इसे 3 मान लिया। अब मेरे पास क्या है, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर होगा, तो बस इसको किस चीज से कर दूंगा मैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने हिस्से को का आंसर ये है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.03 इंटू में 100, तो ये मेरे पास जाएगा 3%, ठीक है। तो फाइनली मेरा जो परसेंटेज एरर आया है वो कितना आ गया, 3%, इजंट इट। तो अब अगर मुझे वो वैल्यू दिखानी हो, बताओ मेरा मीन कितना निकल के आया था ऊपर, मेरा मीन निकल के आया था 1.51, राइट। तो जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया था आपको,
तो 1.5, तो अब मुझे तो दिखाना पड़ेगा 1.51 प्लस माइनस 3%। ठीक है, तो ये मेरे पास है परसेंटेज एरर, तो इसलिए 1.51 प्लस माइनस 3%। ठीक है भाई, तो ये सिंपल मेरा निकल के आ गया। तो आई होप कि ये जो एरर है, देखो इस पे क्वेश्चन पक्का ही आता है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में हम ये भी करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से क्या फर्क पड़ता है, मतलब प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो हम किस तरीके से वहां पे एरर निकाल सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ पहले हमें ये पता होना चाहिए था कि हम मीन, एब्सोल्यूट वैल्यूज, एब्सोल्यूट एरर, फिर मीन, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। एंड आई होप यहाँ पे ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, दो क्वेश्चन करें, अगर कोई एक क्वेश्चन को भी कर ले तो आराम से सारे क्वेश्चन कर ही लेता है। स्टिल मैंने दो क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, तो एक ही टॉप ये बिल्कुल सेम डिट्टो इसी तरीके से आते हैं। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस ज्यादा होते हैं यहाँ पे, तो आई होप सब लोग उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं। ठीक है, तो बस एक छोटा सा होमवर्क, आई होप आप लोग वो कर लोगे। ठीक है, तो मैं आपको ये एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ कि मान लो जैसे मैं डायमीटर मेजर कर रहा था, राइट, तो डायमीटर आपको ये दे रखा है, ये 6 वैल्यूज हैं आपके पास। ठीक है, तो इसका आपको ऑफ कोर्स पहले मीन निकालना पड़ेगा, फिर एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालो, फिर एब्सोल्यूट का मीन लो। ठीक है, फिर रिलेटिव एरर निकालो, तो जो एब्सोल्यूट मीन आया है डिवाइडेड बाय नॉर्मल मीन, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आपका परसेंटेज 3.7 आ जाए तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, और ना आए तो आपको ऑफ कोर्स थोड़ी प्रैक्टिस की और जरूरत है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो सी यू लेटर।